नमस्कार, सस्यामला न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसे नेता से मिलाएंगे जो काफ़ी वर्षों तक नवादा कोऑपरेटिव सोसाइटी के चेयरमैन रहे, नवादा विधानसभा से विधायक भी रहे और इन्होंने नवादा के लिए जो विकास का कार्य किया वो एक अभूतपूर्व कार्य था। इनसे जानेंगे कि उस समय नवादा की स्थिति क्या थी, पूरे ज़िला के सामाजिक संरचना, राजनीतिक संरचना और आज वर्तमान की जो स्थिति है वो कैसा है। सर, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। धन्यवाद। आप बताएं, क्या जानना चाहेंगे आप? पूर्व विधायक नरेंद्र कुमार जी के साथ हम हैं और सर से बात कर रहे हैं कि सर, जब आपके बारे में पता चला कि आप आज़ादी के दीवाने जिस परिवार में पैदा हुए, उस परिवार में लोग काला पानी के सज़ा वगैरह भी काटे, थोड़ा आप अपने परिवार के पृष्ठभूमि को हमारे दर्शकों को बताएं। हम एक किसान परिवार से आते हैं। सिरदला प्रखंड जो बना है उसमें कुसाहन ग्राम के हम वासी हैं और नाम सुना ही होगा, आप लोग जानते होंगे कि मथुरा प्रसाद सिंह स्वामी सहजानंद सरस्वती के साथ उन्होंने राजनीति शुरू की थी आज़ादी के समय में। किसान आंदोलन में साथ रहे, जिसमें वारसलीगंज में सांबे की ज़मींदारी थी रेवरा में। रेवरा के किसानों को उन्होंने मदद किया था और रेवरा में नेताजी सुभाष चंद्र बोस से लेकर के राहुल सिंह, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो रेवरा नहीं गए थे इनके साथ में। उस ज़माने से किसानों के कैसी मदद की जाए, चूँकि ज़मींदार लोग कम थे और किसान की हालत, माली हालत ठीक नहीं थी। सन 1949 में आज़ादी के बाद, आज़ादी जब मिल गई तो सन 1949 में मथुरा बाबू पहली बार ऑनरी सेक्रेटरी नवादा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के चुने गए और तब से उन्होंने हर पंचायत में, गांव में कोऑपरेटिव सोसाइटी बना के उन्होंने किसानों को जोड़ा, उसका ऋण देने के काम किया, उनका डेवलपमेंट का काम किया और जो बड़े बड़े पूंजीपति लोग या ज़मींदार उस ज़माने के जो सूद पर लगाते थे पैसा, उनको खात्मा किया। इनका बड़ा योगदान है। मेरा जन्म उसी परिवार में से है। मेरे पिताजी भी किसान थे, स्वतंत्रता सेनानी लोग थे, लेकिन हमारे पिताजी किसी राजनीतिक चाहत नहीं थी उनकी। मथुरा बाबू आगे गए। मथुरा बाबू ने पहला चुनाव कांग्रेस के डेलीगेट का चुनाव लड़ा, जो गौरी बाबू से कंटेस्ट हुआ था, गौरी शंकर शरण सिंह से, और गौरी बाबू को 1939 में ही उन्होंने डेलीगेट के चुनाव में हराया था। तब से गौरी बाबू ने एक्टिव पॉलिटिक्स से संन्यास ले लिया और मथुरा बाबू उत्तरोत्तर कांग्रेसी बने रहे। श्री बाबू के साथ 18 सालों तक एमएलसी रहे, 3 टर्म। नवादा कोऑपरेटिव बैंक के 49 से लगात और 83 तक वो या तो चेयरमैन रही या ऑनरी सेक्रेटरी रहे। जब मैं ऑनरी सेक्रेटरी हो गया तो वो चेयरमैन होने लगे और 1962 में 23 सितंबर 1962 से वो 83 तक बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन रहे। सहकारिता आंदोलन शुरू रहे। मैं भी वकालत करता था। 65 के नवंबर से गया मैं, 70 में मैं यहाँ चला आया नवादा और तब से मैं जॉइंट सेक्रेटरी इलेक्ट हुआ 70 में और 72 में 73 के जनवरी में ऑनरी सेक्रेटरी इलेक्ट हो गए नवादा कोऑपरेटिव बैंक के। तब से लगभग 2013 तक ऑनरी सेक्रेटरी या चेयरमैन हम नवादा कोऑपरेटिव बैंक के रहे। किसानों की सेवा करते रहे बिना कास्ट क्रेड के। उसमें कोई ऐसा नहीं था कि जो कोऑपरेटिव के मामले में हम लोग का कोई जात विशेष का ऐसा नहीं था कि फलाने जात, कोई नहीं, चाहे यादव हो, कुशवाहा हो, नुनिया हो, दानुक हो, दलित वर्ग के लोग हों, सब हम लोग के, हमारे के हैं। हमारे अंकल के संपर्क में थे और हमारे भी संपर्क में रह चुके। बचपन से ही हमारी रुचि ये थी। जब विधायक में हो गया, गणेश शंकर विद्यार्थी को हरा करके 1985 में
तो आपको जान के हैरत होगा कि नवादा में मेन सड़क जरूर पटना रांची दिखता हो, सब्सिडी सड़क कुछ नहीं थी। गांव की हालत बहुत खराब थी। हमारे विषय में गणेश शंकर विद्यार्थी चर्चा करते थे कि हमको लोग नरेंद्र बाबू के अलावा इलाके में नूनू बाबू या चेयरमैन साहब के नाम से लोग जानता है। अरे नूनू बाबू कार से नीचे नहीं चलाई हो से कहाँ खोजम ही ओकरा। तो हमको ये बात मालूम हुआ गांव में जाने के बाद, तो हम गाड़ी छोड़ करके, जीप भी छोड़ करके पैदल चला, रास्ता ही नहीं था। गांव गांव घूमने लगे। जीते हम चुनाव, विद्यार्थी जी हार गए। तो लगभग एक ही टर्म में हमने 65-70 किलोमीटर सड़क हमने नवादा विधानसभा क्षेत्र को अकबरपुर नवादा मिला करके, या नारदीगंज का जो कुछ पार्ट अब था नवादा में उस समय बनवाया। बिजली ये सब जो चीज़ें सामाजिक रास्ता मैंने दिया। संयोग रहा कि चंद्रशेखर बाबू मुख्यमंत्री थे, उनसे भी मेरा बहुत अच्छा संबंध रहा और उन्होंने जो डेवलपमेंट का काम उन्होंने मांगा वो सब उन्होंने दिया। और बाद के दिनों 85 में जब बिंदेश्वरी दुबे हो गए तो चीफ मिनिस्टर के यहाँ से डेवलपमेंट के काम में जो कोई हमने मांगा वो सब काम उन्होंने स्वीकृत किया। उसी का नतीजा है कि सब जगह इन भर नवादा ही कंसूसी नहीं, हम अपने ज़िले के लिए जहाँ जहाँ जो मांगा सब जगह मिला। तो ये पृष्ठभूमि है मोटा मोटी। और हम कोऑपरेटिव में और कांग्रेस में, कांग्रेस छोड़ के किसी दूसरे का घर में नहीं छापा। आज तक मैं कांग्रेसी हूँ। 1970 में मैं डेलीगेट हो गया था कांग्रेस का और 1991 से AICC का मेंबर इलेक्टेड आज तक मैं हूँ। जिस कोऑपरेटिव को आपके परिवार ने सींचा बनाया नवादा में, वो कोऑपरेटिव की स्थिति आज बहुत ही बेहतर नहीं कहा जा सकता, या फिर जो किसानों के मदद के लिए व्यापार मंडल की बनाया गया था प्रखंड लेवल पर, आज वह व्यापार मंडल लगभग मृत प्राय हो गई है। इस पर आप क्या कहेंगे? आज कोऑपरेटिव का रूप इन लोगों ने बदल दिया। हम लोग के टाइम में क्रेडिट ही मेन कोऑपरेटिव था। वो किसानों को लोन देना, गरीबों को लोन देना। जब KV सक्सेना चीफ रजिस्ट्रार थे बिहार कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का, और हमने कुछ गरीबों को फ्लैट रिक्शा दिया था जो माल ढोने का काम करता था। बाद में आदमी भी बैठा के लोग लाते थे। हमने बहुत सारे गरीबों को दिया था। इसको KV सक्सेना गए थे तो उन्होंने जब देखा हमारे इस काम को, ये कोहिला के दक्षिण में जब खैरा जा रहे थे हम लोग पैदल, KV सक्सेना गांव की स्थिति देखना चाहते थे कि फाइनेंसिंग क्यों नहीं हो रहा है। और जब उन गरीबों से मिले, वो हमको देख करके आया, मिलने के लिए प्रणाम पाती करने लगा। सक्सेना जी ने कहा कि आपको इन लोग जानते हैं? हम कि इन लोगों से पूछ लीजिए ये बात। फिर अलग बुलाक उन्होंने बात किया कि पैसा किसने दिया आपको, आपने बनवाया कि पैसा कहीं देना पड़ा आपको कुछ। तो उन गरीबों ने जो बात इनको बताई कि नहीं, हमको सेक्रेटरी साहब ने हमको पैसा दे दिया, हम लोगों ने अपने बनाया और हम इससे रोजी रोटी कमा रहे हैं, हमारी माली हालत अच्छी हो रही है, और जो 10-20 रुपया रोज़ होता है बचता है वो हम लोग कोऑपरेटिव बैंक में जमा करते हैं। सक्सेना के जैसा आदमी बहुत इम्प्रेस्ड हुआ और कहा कि सचमुच गरीबों की सेवा आप कर रहे हैं, और ये मैंने कहीं नहीं देखा है। मैं बिहार में अनेक जगहों में गया हूँ, नहीं देखा हूँ। खैरा भी गया, उड़ीसा गया था वो आदमी। किसानों से बात किया तो उनको आश्चर्य हुआ कि क्यों फाइनेंसिंग नहीं, चूँकि धान का फसल लगा हुआ था। किसानों ने कहा कि धान का फसल लगा हुआ, हमने कहा कि रजिस्ट्रार साहब आए हैं ये पूछने के लिए कि जो लोन मिलता है हम लोग देते हैं आपको, उसमें पैसा वैसा नहीं लेते हैं, कितना पैसा ले ही हो हमने। तो वो बड़ा क्रूड वे में उड़ीसा के 2 बुजुर्ग से कहा कि यही सब पेंटवा वालन चोर हो तो बाबू, यही सब पैसा लावे लोग खोजे हो तो तोरा जिंदगी में मनी के कई तकलीफ होते ही। उनका सुझे नहीं है कि धान लगल है, जहिया मनी चाहिए तैसे पैसा। उसके बाद सक्सेना जब तक रहे यहाँ हमारे फैन रहे, कोई बात हुआ कोऑपरेटिव का तो हमको बुला के कंसल्ट करते रहे। तो ये चीज़ें पास्ट की हो गई। आज की दुनिया बिल्कुल बदल गई है। आज तो जो धान की खरीद हो रही है, दूसरे लोग जो हैं कोऑपरेटिव का जो पदाधिकारी गण है, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक से लेकर के उसमें सब तिजारत करने की बात हो गई, अपनी सोच हो गई। इसीलिए माली हालत का सुधार नहीं हो रहा है।
नहीं तो कोई वजह नहीं है कि आज का अगर हम लोग के जिम्मा होता स्टेट कोऑपरेटिव बैंक और कोऑपरेटिव बैंक, तो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक भी मिनिमम 10,000 करोड़ का बिजनेस किया होता, जो आज की स्थिति है। हम लोग उसको डिसेंट्रलाइज करने का स्कीम समूचा बना रहे हैं और कर दिया था इसको सेंक्शन, लेकिन अफसोस है कि इसमें कुछ नहीं हो सका। आज पैक्स की जो स्थिति है पंचायतों में, उसके चुनाव होते हैं दिखाने के लिए, लेकिन उससे किसानों को आज कोई लाभ नहीं दिखता है। इस पर आप क्या कहेंगे सर? देखिए, ये कोऑपरेटिव का मानी ये था, कोऑपरेटिव की मेंबर के द्वारा ये संचालित होगा, अब बैठ के ये चुनाव करेंगे, भाईचारा बरतेंगे। ये जब से ये बिजनेस का हो गया, धान खरीदने में पैसे की धांधली हो गई, तब से भ्रष्टाचार बहुत बढ़ गया और पंचायत में, कोऑपरेटिव में बिना पैसे का वोट नहीं होता है। ये वोट पैसे खर्च करके होने लगे, यही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। अब कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट भारत सरकार में भी अलग बना है, अमित शाह बनाए गए हैं मंत्री, सहकारिता के भी होम के साथ साथ। अभी तक नहीं दिखाई पड़ा है कि पिछले ही मंत्रिमंडल से इस बार तक हैं ये। मैं नहीं समझता कि इनका अभी कोई दूरगामी सोच इस पर पड़ा है, इसलिए इसका माली हालत व्यापार मंडल का ठीक नहीं हो रहा है, बहुत खराब हो रहा है। सर, नवादा जिला में बहुत से प्राकृतिक और धार्मिक और प्राचीन स्थल भी है, जिसे अगर डेवलप कर दिया जाए या डेवलप कर दिया गया होता तो हमारे नवादा जिला से जो युवा रोजी रोटी के लिए पलायन करके दिल्ली, मुंबई या अन्य शहरों में जा कर के बहुत जलील होने को मजबूर हैं, वो नहीं होते, लेकिन नहीं डेवलप हुआ। इसका मुख्य वजह क्या है? कारण कई हैं इसके। एक तो कारण है कि जो विधायकगण हैं ये कोई पब्लिक कॉज में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। हम नाम किसी का इंगित नहीं करना चाहते हैं, लेकिन सामान्य तौर से जितने भी लोग हैं वो इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। जैसे फ़र्ज़ करिए कि आप वारसलीगंज इलाके के बिलोंग करते हैं। वारसलीगंज में जो अफसर गांव का परिस्थिति है, जो बनावट है या जो प्रसिद्धि जिस बात की है, जस्ट रिवर्स है। राजगीर नालंदा से कम प्रसिद्ध जगह वो नहीं है अफसर। अगर उसकी खुदाई की गई होती या जो तालाब है उसका हो जाता सब ठीक, तो नालंदा का दूसरा प्रसिद्ध जगह वो ऐतिहासिक जगह हम लोग के लिए, लेकिन अब तक कुछ नहीं हो सका। इसी हालत ककोलत की है। अगर ककोलत जलप्रपात को हिंदुस्तान में ही मैं कहता हूँ कि बहुत कम जगह है जहाँ सालों बेसाल पानी चलता रहता है निर्जल रूप से। इतना स्वच्छ पानी, इतना सुंदर पानी है, बहुत कम जगह। सब गर्मियों में सूख जाता है, ड्राई हो जाता है मोस्टली, लेकिन ककोलत चलता रहता है। किसी का ध्यान नहीं गया, डायरेक्ट लिंक से जोड़ा नहीं गया। मैंने कहा भी था एक मीटिंग हुई थी कि इसको पटना रांची रोड से सीधी सड़क ककोलत के लिए बना दी जाए। फतेहपुर मोड़ से आगे जा कर के एक सड़क है जहाँ जोड़ा जा सकता है, लेकिन अब तक किसी का ध्यान नहीं गया है, सरकार का भी और ना कोई विधायक इंटरेस्ट लेते हैं। कमी पब्लिक मैन में है मेरी समझ में। अभी आपने कहा कि राजगीर और नालंदा से कम महत्वपूर्ण स्थल अवसर नहीं है, तो सर संजोग ऐसा है कि 2000 से लेकर के अभी तक एक जनप्रतिनिधि जो विधानसभा तक पहुँचे हैं अफसर गांव से ही हैं और अभी सत्ता में हैं, उसके बाद भी अगर यह अफसर का विकास नहीं होना, इस पर आप क्या कहेंगे? मैंने कहा कि व्यक्तिगत रूप से मैं किसी पर आक्षेप नहीं करूंगा, लेकिन अगर एक विधायक के रूप में, कोई जनप्रतिनिधि रूप में अपना स्वार्थ त्याग करके अगर हम बिजनेस नहीं करते हैं, फ़र्ज़ करिए कि हम फेयर प्राइस शॉप की बात करते हैं, अगर हम खुद फेयर प्राइस शॉप करने लगेंगे तो हम उसके खिलाफ क्या बोलेंगे? उसके खिलाफ इससे मुक्त होना होगा। पब्लिक मैन को, एमएलए को, एमएलसी को इन चीज़ों से अपने को ऊपर रखना होगा
और रखेंगे तो काम करेंगे। कोई वजह नहीं, विजन चाहिए, ये सोच चाहिए कौन कहाँ है। मोटा मोटी तौर से इस ज़िले का कोई गांव नहीं है जहां मैं नहीं गया हूं, लेकिन अब गए हुए हमको 30 वर्ष हो गए गांव में। अब तो कुछ कुछ गांव में जाता हूं जहां न्योता प्यानी मिला कुछ जगह में, वैसे जगह जाता हूं। जो कोई आया काम से कहने के लिए तो उसके लिए हम टेलीफोन कर दिया, पत्र लिख दिया। हमारी आदत पहले भी कभी जाके पैरवी करने की नहीं रही है। थाना ब्लॉक में कभी नहीं गया हूँ, कलेक्टर एसपी से नीचे बात नहीं करता, शुरू से ही हमारी आदत रही, आज भी यही है। ऊपर के पदाधिकारी आवश्यकता है कि इन चीज़ों को, समस्याओं को रखने का। अब जैसे मान लीजिए कि राजगीर से जुट गया तिलैया लाइन जी, नवादा से भी तो जमुई जाया जा सकता है। जी हाँ, इसको अगर जोर पकड़ता विधायकगण और एमपी हमारे जोर पकड़ें, शासक दल के सारे हैं, तो क्यों नहीं हो सकता है। इसको माधवराव सिंधिया के बाद ही से वो सर्वे का काम आरंभ हुआ था, वो आज तक वहीं रह गया। लालू प्रसाद भी हुए थे तो इनिशिएटिव थोड़ा सा लिए, फिर छूट गया, वो नहीं हो सका है। और अगर हो जाता तो एक मेजर चंक हो जाता कि सीधा सीधी कनेक्शन हो जाता, पटना से सीधी लाइन नवादा की हो जाती, जो नालंदा तक ही है वो एक्सटेंड किया जा सकता है वहाँ से। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन सवाल है कि ये विधायक गण को टेकअप करना होगा काउंस, ये नहीं टेकअप करने से काम नहीं चलेगा। नवादा लोकसभा में पहले एक विधानसभा गया का हुआ करता था, अभी नए परिसीमन में एक विधानसभा शेखपुरा जिला का हो गया। लेकिन सर उसके बनावट में परिसीमन में तो बदलाव हुआ, लेकिन पुराने 2-4 सांसदों को छोड़कर सारे सांसद बाहरी हैं और वो बाहरी पक्षी की तरह आकर बिहार कर जाते हैं, सांसद बन जाते हैं। लेकिन नवादा पिछड़ा है, क्या बाहरी होने के वजह से भी नवादा का पिछड़ापन है? निश्चित रूप से है। एक नहीं बल्कि 2 असेंबली सेगमेंट होता था गया का नवादा लोकसभा में, बेला होता था और अतरी होता था। ये 2 असेंबली सेगमेंट होते थे नवादा लोकसभा में। और जितने बाहरी आए तो बाहर से आके चले गए लोग, उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है। संजोग ये है कि पॉलिटिकल पार्टी जो हैं वो दूसरी बाहरी को टिकट देते हैं। जब रिजर्व था कंस्टिट्यूंसी तब तो लोकल कोई ऐसा आदमी नहीं होता, जिन लोगों को दिया गया वो स्थिर नहीं हो सके। और जब जनरल हुआ कंस्टिट्यूंसी तो बहुत मुश्किल से एक बार सांसद रहे महंत बुधौली पुरी जी, और उस समय बेला और नतरी दोनों जगह साथ था पुरी जी का। जब ये नवादा हुआ तो कोई सांसद आपका नहीं हो सका। एक दलित वर्ग का हुआ था सिरदला का, कम्युनिस्ट पार्टी ना, कुंवर राम तो पटना के थे। अच्छा। वो कम्युनिस्ट पार्टी के मार्क्सिस्ट गणेश शंकर विद्यार्थी के पार्टी के एक बार प्रेमचंद राम जी। अच्छा अच्छा। ये जो सुनते हैं सर कि हिसुआ की एक महिला जो सांसद हुई थी, शायद सत्यभामा देवी नाम था उनका। सत्यभामा देवी तो 1952 की बात है। अच्छा, 52 में हुई थी। 1952 में पहला चुनाव था। अच्छा अच्छा, उस समय हुई थी, उसके बाद नहीं। आज जो नवादा की स्थिति है, नवादा में जो जातीय व्यवस्था बन गई है, और पिछले कुछ सालों में आपने देखा था खास करके बारसलीगंज क्षेत्र में कि 2 तरफा चल रहा था। इन सब से निपटने के बाद आज नवादा की क्या स्थिति है? नहीं, नवादा में अब शांति आई है, उसमें कोई ये नहीं है। वो जो एक एरा था वो बीत गया मेरे ख्याल से। और अभी कोई विधायक, सेंसेबल विधायक दूरगामी सोच के नहीं है, इसलिए दिक्कत हो रही है। जातवाद बहुत हो गया है, और कोई एक जात का, मेरे ख्याल में एक जात से कोई राजनीति नहीं हो सकती है। अगर जात की बात करें, कहीं हो सकता है कि एक वर्ग कहीं ज़्यादा हो संख्या में थोड़ा, दूसरा कम हो, तीसरा उससे कम हो, लेकिन एक सामंजस्य, आपसी कोहेशन जिसको कहते हैं, वो पहले था, आज टूट गया है। इसको बनाने की आवश्यकता है, सामाजिक समरसता काम करने की आवश्यकता है। और विकास का काम आप कीजिएगा सामूहिक। मान लीजिए कि कहीं से एक नहर अगर सकरी नदी से बनाया जाए
और 20 गांव तक हो जाए तो 20 गांव में कोई 20 जात होगा जिसकी सिंचाई होगी। ये सोच नहीं है, इसलिए गड़बड़ी हो रही है। सर, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री बाबू ने नवादा के लिए कुछ अहम विकास का काम किया था। अगर आप हमारे दर्शकों को बताएं तो बड़ी बात होगी। देखिए, श्री बाबू एक ऐसा विजनरी नेता थे और बिहार के मुख्यमंत्री हुए, प्रथम प्रधानमंत्री कहा जाता था उनको उस ज़माने में। जब 37 में हुए थे पहली बार तो प्रधानमंत्री के पद पर हुए वो और 39 तक रहे वो। उसके बाद 46 से वो लगातार टिल हिज डेथ रहे। श्री बाबू के ही नेतृत्व में, उनके विजन के अनुसार ही पूरा बिहार में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, जो भी आया, वो श्री बाबू की देन है। चाहे बरौनी का कारखाना आप ले लीजिए, दूसरे जगह लिए बोकारो ले लीजिए, जितने डैम हैं आप सब की कल्पना, जितना इंडस्ट्री है वो श्री बाबू ने लाया। श्री बाबू के बाद एक भी इंडस्ट्री नहीं आई इस बिहार में। और नवादा में खास तौर से मोनी शुगर मिल की स्थापना हुई। वार्षिक के किंग ग्रोवर्स के लिए बहुत अच्छा हुआ, कैश क्रॉप के लोग लेते थे, नहर निकाला गया और भी चीज़ें कुछ कुछ हो रही थी। ये नरहट से हंसुआ से जो खनवा जाती है सड़क, वो सड़क का निर्माण भी श्री बाबू के बाद 57 के बाद हुआ था। वो श्री बाबू गए थे तो उन्होंने घोषणा नहीं किया था उस समय। ये रिजर्वेशन ऐसा था, उन्होंने कहा कि मैं नहीं कह सकता कि मैं बना दूंगा, चुनाव के बाद ही मैं कह सकता हूँ। लेकिन दूसरे आदमी को डिमांड किया और कहा कि हो जाएगा, उन लोगों ने कहा, जिसमें मथुरा बाबू भी वहाँ थे। कैंसर से वो रोड बना था। सर, वारसलीगंज में जो किसानों के नकदी आमदनी के लिए श्री बाबू के समय में चीनी मिल का निर्माण किया गया, आज चीनी मिल ध्वस्त हो गया। चीनी मिल के इलाके में जो सघन जनसंख्या होने के बावजूद भी बिहार की सरकार ने प्राइवेट लोगों को सीमेंट बनाने के लिए वो ज़मीन दे दी। इस पर आप क्या कहेंगे? ऐसा है कि कोई आदमी करे, बिहार का केवल वारसलीगंज का ही नहीं बंद हो गया शुगर मिल, बिहार में सारे शुगर मिल्स बंद हो गए। एक भी शुगर मिल, एक प्राइवेट है नॉर्थ बिहार में जो चल रहा है, नहीं तो सारे शुगर मिल्स बंद हो गए। अगर कोई दूसरी इंडस्ट्री भी कोई बैठाता हो, इंडस्ट्रियलाइजेशन होता हो, सीमेंट ही का क्यों नहीं बैठे और दूसरी चीज़ का बैठे, तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। लेकिन ये भी नहीं हो रहा है। कहीं भी एक उद्योग की चर्चा इतने दिनों से हम लोग देख रहे हैं, कहीं भी बरौनी और जो श्री बाबू स्थापित करके गए, फर्टिलाइज़र है या बरौनी का पावर है, ये जो है कांटी है, उन्हीं के ज़माने में हुआ, बाकी नहीं हुआ। अभी जो आए NTPC में, सो बाढ़ में 2 हुआ और एक नबीनगर में बैठा है, जिससे पावर जनरेशन काफ़ी इम्प्रूव किया है। अब आवश्यकता है कि बिहार सरकार को उद्योग की नीति ऐसी बनानी चाहिए कि जहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन हो। मजदूर को हमने देखा है, बद्रीनाथ गए थे तो बिहार के लेबरर्स वो काम कर रहे हैं। बॉर्डर्स सिक्योरिटी फोर्स की ओर से जो सड़कें बनती है, वहाँ बिहार के लेबर देखा। मैंने रुक करके पूछा कहाँ के रहने वाले थे, बिहार के। कहाँ के? मधुबनी के इलाके के, गया के हैं, तो दूसरी आरा के हैं। ये बॉर्डर सिक्योरिटी वाले में देखा। बद्रीनाथ के रास्ते में इतना बर्फ पड़ता है, वहाँ इन लोग मिले। कश्मीर में देखते हैं, श्रीनगर के उस तरफ जाने वाले, पंजाब में देखता हूँ, हरियाणा में देखता हूँ कि बिहार के लेबरर्स जाते हैं। कारण क्या है कि यहाँ रोजी रोजगार आप नहीं दे रहे हैं, कुछ है नहीं। अगर होता तो ये लोग बाहर नहीं जाते। सर, एक आखिरी सवाल आपसे। बिहार के नव बिहार के निर्माता श्री कृष्ण सिंह जी को आज तक भारत के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित नहीं किया गया। इस पर आप क्या कहेंगे और क्या इन्हें मिलना चाहिए या नहीं? नहीं, आपने देखा होगा कि हम लोगों ने कई बार इसको, बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने भी प्रस्ताव पर के मांग किया है कि श्री बाबू के जैसे मूर्धन्य नेता को, जो इतना विजनरी था, उनको भारत रत्न मिलना ही चाहिए था और मिलना ही चाहिए। देर से ही सही, मिलना ही चाहिए। मैं नाम नहीं कहना चाहता किन किन लोगों को उसके बाद हो गया भारत रत्न का, लेकिन श्री बाबू के नाम पर विचार सब श्री बाबू का नाम लेते हैं और भारत रत्न नहीं दे पाते हैं।
और भारत रत्न दीजिएगा तो श्री बाबू के नाम का कोई इजाफा उनको नहीं होने वाला है। आपको इज्जत बढ़ेगी, आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी कि श्री बाबू के जैसा आदमी उस जमाने में भी श्री बाबू, डॉक्टर BC राय या संपूर्णानंद जी या गोविंद बल्लभ पंत जैसे मुख्यमंत्री लोग हुआ करते थे, आज नहीं है। आज नहीं है। कारण क्या है? कारण है कि आप ऐसे लोगों को मुख्यमंत्री बना रहे हैं जैसे किसी पद पर बहाली करते हो, साल 6 महीने में उनको ख़त्म हो जाता है, उनका व्यक्तित्व हट जाते हैं, व्यक्तित्व नहीं रह पाता। आज क्या कारण है कि आप देखिए भारतीय जनता पार्टी में एक ज़माने में हम लोग हालांकि भारतीय जनता पार्टी के विरोधी रहे हैं, हम कांग्रेस पार्टी में रहे हैं, तो भी अटल बिहारी वाजपेयी का बहुत सम्मान था, हम लोग करते थे। कैलाशपति मिश्री का यहाँ बहुत सम्मान हम लोग करते थे। वो नेता थे, ईमानदार थे, एक छवि थी और एक निश्चित कन्विक्शन के लोग थे जिस पर चलते थे। आज तो भारतीय जनता पार्टी केवल 2 आदमी की पार्टी रह गई, मोदी और अमित शाह की, तीसरे का नाम ही नहीं आता है। और जो अकंठ भ्रष्टाचार है नीचे से ऊपर तक, वो आप खुद जानते हैं पत्रकार लोग, कहीं एक भी व्यवस्था ऑनलाइन करिए, रसीद नहीं करती है, ज़मीन की रसीद नहीं कट पाती है, ऑनलाइन भी ऐसी व्यवस्था चरमरा गई है। ये भ्रष्टाचार से जब तक शासन नहीं चाहेगा, इससे छुट्टी पाना नहीं होगा, झूठ का प्रचार नहीं चल सकता। सर, अब बहुत जल्द बिहार में चुनाव आने को हैं विधानसभा का। नवादा जिला के आम मतदाताओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे इसके लिए? हम तो ये निवेदन करना चाहेंगे कि जितनी पॉलिटिकल पार्टियां अभी लड़ रही हैं दिखाई पड़ रहे हैं, अभी भी कांग्रेस से बेहतर पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी कोई नहीं है। कांग्रेस को लौटाना पड़ेगा। आज जिसकी अवस्था 50 साल की हो गई, वो कांग्रेस का राज बिहार में नहीं देखा। 1990 से आप 34 साल बीत गए, तो 50 पर जिसको 15 साल के लड़के हो गए उम्र का, वो कांग्रेस का राज ही नहीं जानता है। कांग्रेस का क्या था, विधायक कौन थे, कैसे काम होता था, ये नहीं जानते हैं लोग। तो ये सोच बदलनी होगी, जात पात से ऊपर उठना होगा, अगड़ा पिछड़ा से ऊपर जाना होगा। और मेरी समझ में कांग्रेस के अलावा अभी इस देश को कोई विकल्प नहीं है। सर, आप अपना बेशकीमती समय हमारे दर्शकों के लिए दिया, हमारे लिए आपने अपना समय निकाला, इसके लिए आपका धन्यवाद। नहीं, बहुत धन्यवाद आपको कि आप आए, हमारे ज़िले के हैं, इलाके के हैं आप। हमको खुशी हुई कि आप पत्रकार का काम कर रहे हैं। और अगर थोड़ी बहुत भी ये चर्चा ईमानदारी से की जाए, लोगों को जनमानस में चीज़ें हो, तो 2-4% भी लोगों पर अगर असर डालता है तो बड़ी बड़ी उपलब्धि होगी। बहुत धन्यवाद। अभी आप नरेंद्र कुमार जी को, जो नूनू बाबू के नाम से भी फेमस रहे हैं, नवादा के गांव-गांव में नूनू बाबू को लोग, जो पुराने लोग हैं, जो 50 साल ऊपर के लोग हैं, वो आज भी नूनू बाबू को केवल नूनू बाबू के नाम से जानते हैं। और नूनू बाबू ने जितनी ईमानदारी से नवादा के लिए काम किया, वो इनके बाद के समय में किसी भी कोऑपरेटिव चेयरमैन हो या नवादा विधानसभा के विधायक हो, MLC हो, किसी ने नहीं किया। आप सभी दर्शकों से आग्रह है कि सच श्यामला न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।